बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि बच्चों आप जानते हैं कि कोविड की वजह से आपके स्कूल दोबारा बंद हो गए हैं, लेकिन हम आपको हर तरह के तालीमी नुकसान से बचाने के लिए आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस का दोबारा से आगाज़ किया। आज का लेक्चर है आपका 10वीं जमात का उर्दू का। अपनी बुक्स देखें और पेज नंबर देखिए 12। अभी जो मैं आपको पढ़ाऊँगी वो शाहिद अहमद देहलवी की तसनीफ़ है, मिर्ज़ा मोहम्मद सईद। पहले मैं आपको मुसन्निफ़ के बारे में बताऊँ। 1906 से लेकर 1967 तक ये दोनों जो डेट्स हैं ये बहुत अहम है आपके लिए, क्योंकि आपको MCQ में पूछा जाता है तारीख़ पैदाइश भी और वफ़ात भी। शाहिद अहमद देहलवी दिल्ली में पैदा हुए। वो डिप्टी नज़ीर अहमद के पोते और मौलवी बशीरुद्दीन अहमद के फर्जंद यानी बेटे थे। 1925 में उन्होंने FC कॉलेज लाहौर से FSC करने के बाद मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन शदीद बीमार हो गए। चुनाचा तिब्बी तालीम जारी रखने का इरादा तर्क कर दिया, यानी मेडिकल की जो उनकी तालीम थी उसको उन्होंने छोड़ दिया। बादशाह दिल्ली से अंग्रेज़ी अदबियात यानी लिटरेचर में और BA ऑनर्स किया। MA फ़ारसी का इम्तहान भी पास किया। क़याम पाकिस्तान के बाद शाहिद अहमद देहलवी कराची मुंतकिल हो गए और तसनीफ़ और तालीफ़ के साथ साथ, तसनीफ़ तो कहते हैं ना लिखी हुई चीज़ को, तालीफ़ कहते हैं दो चीज़ों को बाहम मिलाना या फिर मुख्तलिफ़ किताबों से मज़ामीन चुनकर पहराए में उनको तरतीब देना। इन्होंने अंग्रेज़ी अदब से तराजुम का सिलसिला, तर्जमे की जमा है तराजुम यानी ट्रांसलेशन करना, का सिलसिला जारी रखा। पाकिस्तान राइट्स गिल्ड की तश्कील में नुमायाँ खिदमत अंजाम दी। 1963 में इन्हें मजमूई अदबी खिदमात की बिना पर तगमा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। शाहिद अहमद देहलवी ज़ुबान व बयान पर कामिल अबूर रखते यानी मुकम्मल महारत हासिल थी। इनकी ज़ुबान आसान और आम फहम और मौसीकार भी थे, लेकिन उर्दू अदब में ही इनकी पहचान है। डॉक्टर जमील जालबी के मशवरे पर उन्होंने खाका निगारी शुरू की। गंजीना गौहर जिससे ज़ेर नज़र खाका लिया गया, अभी जो हम पढ़ेंगे मिर्ज़ा मोहम्मद सईद, ये गंजीना गौहर से ही लिया गया है और बस में खुश नफ्सा इनके खाकों के मजमूए हैं। इनके अलावा इनकी तसानीफ़ में उजड़ा दयार, दिल्ली की बिप्ता और धान के खेत शामिल हैं। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद असनाफ़ नसर के लिहाज से बच्चों ये खाका है। और खाका किसे कहते हैं? किसी शख्स की ज़िंदगी के कुछ पहलुओं को इस तरह से नुमाया किया जाए, इसका तारुफ भी हो जाए, लेकिन वो इसकी सवान ना हो, यानी पूरी ज़िंदगी के हालात नहीं हैं हों, खाका कहलाता है। खाके में हम उस शख्स के अफकार व किरदार, खूबियों और खामियों पर रोशनी डालते हैं। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद को पढ़ेंगे हम। अपने हाथों में पेंसिल रखिए। कुछ मीनिंग्स बुक पे मैंने लिखे भी हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं साथ साथ आपको बताती जाऊंगी। सुबह अखबार में ये खबर पढ़कर दिल धक से रह गया। धक से रह जाना का मतलब है दिल बैठ जाना, कोई खबर सुन के एकदम से आपका हैरान हो जाना। प्रोफेसर मिर्ज़ा मोहम्मद सईद का आज सोइम है। सोइम कहते हैं रस्म कुल, खामोश जिंदगी, खामोश मौत। मिर्ज़ा साहब की अलालत मिजाज यानी बीमारी या मर्ज़ुल मौत, वो बीमारी जिससे जो मौत की वजह बनी हो, की इतला इससे पहले कहीं से नहीं मिली। हद यह है कि परसों वो रहलत फरमा गए यानी इंतकाल हो गया उनका। इनके सैकड़ों दोस्तों और कदरदानों यानी कदर करने वाले जो थे उनको इस सानिया इर्तहाल यानी मरने का जो वाक़या है उनका, किसी के मरने के वाक़या कहते हैं सानिया इर्तहाल को, उसकी खबर ना हुई। अफसोस इतना बड़ा साहबे कमाल हम में से उठ जाए और इसकी सुनौनी तक हम तक ना पहुँचे, मतलब मौत की खबर। कितने बेखबर हैं हम लोग, जिंदा कौमों का ये शार नहीं होता तरीका कि हम अहले कमाल से गाफिल हो जाएं। अहले कमाल साहबे हुनर लोग होते हैं, गाफिल का मतलब है लापरवाह। ऐसी गफलत यानी लापरवाही मुजरमाना होती है। शायद ये हमारी गफलत ही की सज़ा है कि मिर्ज़ा साहब को यूँ एकाएकी इस हमसे छीन लिया गया, यानी अचानक। मिर्ज़ा साहब
की मौत, आलिम की मौत, आलिम की मौत होती है। आलिम कहते हैं इल्म को और आलम कहते हैं दुनिया को। यानी आलिम की मौत है, यानी इल्म वाले की मौत जो है वो दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। हमको इसका अंदाज़ा नहीं हो सकता कि मिर्ज़ा साहब के रुखसत हो जाने से हमारा कितना बड़ा नुकसान हुआ। अब इनकी अदम मौजूदगी रह के हमें इनकी याद दिलाएगी। अदम मौजूदगी यानी गैर मौजूदगी, और वक्त के साथ इनकी जुदाई का घाव यानी ज़ख्म बढ़ता ही जाएगा। मिर्ज़ा साहब बहुत ही खामोश काम करने वालों में से थे, यानी इतने खामोश कि खुद उनके ज़माने के अक्सर लोग भी इनके इल्मी और अदबी कारनामों से वाकिफ़ नहीं हुए। दरअसल खुद मिर्ज़ा साहब शोहरत से घबराते थे, यानी मशहूर होने से घबराते थे, और पब्लिक प्लेटफॉर्म पर यानी अवाम के सामने आना पसंद नहीं करते थे। काम करते थे सिताइश की तमन्ना और सिले की परवाह से बेनियाज होकर। सिताइश कहते हैं तारीफ़ को और तमन्ना कहते हैं ख्वाहिश को, सिला कहते हैं बदला, बेनियाज गाफिल। काम करते थे अपनी तस्कीन के लिए, काम करते थे इसलिए कि इन्हें काम करना होता था। फरमाइशी काम इन्हें सारी ज़िंदगी नहीं किया। इन्होंने अब से 55 साल पहले सर अब्दुल कादिर के रसाले मखज़न में मज़ामीन लिखे, मगर शेख साहब की फरमाइश पर नहीं, बल्कि जब खुद इनका जी लिखने को चाहा। मिर्ज़ा साहब किसी को खुश करने के लिए नहीं लिखते थे, मिर्ज़ा साहब पैसे के लिए भी नहीं लिखते थे। पैसे की तो इन्होंने कभी परवाह ही नहीं की, बल्कि पैसे के ज़िक्र पर वो चिढ़ जाते थे और उन्हें मनाना मुश्किल हो जाता था। चिढ़ जाना का मतलब होता है बुरा लगना। लाहौर के अक्सर पब्लिशरों ने मिर्ज़ा साहब से किताबें लिखवानी चाहिए और बड़ी बड़ी रकमें पेश की, मगर मिर्ज़ा साहब ने इन्हें एक लफ्ज़ भी लिख कर नहीं दिया। और जब अपना पहला नावल यास्मीन लिखा तो अपने एक शागिर्द पब्लिशर को बेमज़द दे दिया, यानी बग़ैर पैसों के। इसके कुछ अरसे बाद दूसरा नावल ख्वाब हस्ती लिखा, इसे भी बग़ैर कुछ दिए छुपवा दिया। एक पब्लिशर साहब लाहौर से दिल्ली महज इस गर्ज से आए कि मिर्ज़ा साहब से नावल लिखवाएंगे। मैंने इन्हें समझाया कि मिर्ज़ा साहब नहीं लिखेंगे, मगर वो बड़े बड़े मुसन्निफ़ों को ख़रीद चुके थे। ना माने, बोले हम इन्हें एक नावल का 1000 रुपया देंगे तो वो क्यों नहीं लिखेंगे। ये वो ज़माना था कि 200-250 रुपये में अच्छा खासा नावल पब्लिशर को मिल जाता था। चुनाचा मुझे अपने साथ लेके और मिर्ज़ा साहब की खिदमत में हाजिर हुए। मैंने तारुफ करवाया। मिर्ज़ा साहब का माथा ठनका। माथा ठनकना का मतलब है कि गड़बड़ का एहसास होना या ख़तरे का पहले से मालूम हो जाना। पब्लिशर साहब ने छूटते ही नावल लिखने की फरमाइश की। छूटते ही का मतलब है फ़ौरन। मिर्ज़ा साहब ने बड़े ठंडे मिजाज के आदमी थे। बोले आप मेरे नावल के 5000 दे देंगे, 10,000 दे देंगे, मुझे ये मंजूर नहीं कि जो काम कर रहा हूँ उसे छोड़ के आपके नावल लिखूँ। 5-10 हज़ार की बात सुन के पब्लिशर साहब की सिट्टी गुम हो गई, यानी होश गुम हो गए। वो 2-4 मिनट पहलू बदल कर रुखसत चाही। पहलू बदलना मतलब बहाना बनाना। मिर्ज़ा साहब इस ज़माने में अपनी मारकतुल आरा किताब यानी बहुत बड़ा कारनामा मज़हब और बातनियत लिख रहे थे, जिसे मुकम्मल होने के बाद इनके दोस्त प्रोफेसर ताजोर नजीब आबादी इनसे ले गए और लाहौर से वो किताब शाया हुई। मिर्ज़ा साहब का यही एक इल्मी कारनामा है, मगर ऐसा कारनामा कि उर्दू की अगर 100 उम्दा किताबें छांटी जाएँ तो इनमें मज़हब और बातनियत को ज़रूर शरीक करना पड़ेगा। मिर्ज़ा साहब दिल्ली के शुरा के एक मतमूल ख़ानदान के चश्मो चिराग थे। तेहरान बहरम ख़ान से आगे बढ़कर एक रास्ता सीधे हाथ को मुड़ जाता था। इसी की नुक्कड़ पर मिर्ज़ा साहब का आबाई मकान था। आबाई मकान यानी बाप दादा का घर था। इसी इलाके में सर सैयद अहमद ख़ान का कदी मकान भी था। सर सैयद से मिर्ज़ा साहब की अजीज़दारी थी और मुंशी ज़का अल्लाह से भी इनकी कराबादारी हो गई। 50 साल पहले दिल्ली के मुसलमान शुरफा में अंग्रेज़ी तालीम को इतनी अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था, मगर सर सैयद ने मुसलमानों के इस गलत नज़रिए यानी सोच की बहुत इस्लाह की। इसी ज़माने में दिल्ली के 2 नौजवानों ने आला तालीम हासिल करके इल्मी हलकों में
नमूद हासिल की यानी शोहरत, एक प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ज़ाहिदी और दूसरे प्रोफेसर मिर्ज़ा मोहम्मद सईद। मिर्ज़ा साहब ने सदी के आगाज़ में लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में तालीम हासिल की। इनके उस्तादों में इल्लामा इकबाल भी थे, जिनसे इनके मुखलिसाना ताल्लुकात आखिर दम तक कायम रहे। अंग्रेज़ी अदबियात में एमए की सनत लेने के बाद मिर्ज़ा साहब ने 1906 और 7 में 2 साल अलीगढ़ में पढ़ाया और इसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज ही में अंग्रेज़ी के प्रोफेसर हो गए। पंजाब के बेशतर आला ओहदेदार मिर्ज़ा साहब के शागिर्द थे, जिनमें पितरस और ताज ने भी एक जलसे में महमूद निज़ामी ने मकाला पढ़ा। अच्छा बेटो, मकाला कहते हैं एक संजीदा गुफ्तगू को, किसी मौजू पर किसी संजीदा तहरीर को मकाला कहते हैं। इसमें मिर्ज़ा साहब भी थे। इस महमूद निज़ामी ने मकाला पढ़ा और इसमें मिर्ज़ा साहब भी तशरीफ़ लाए। डॉक्टर तहसीन ने गुफ्तगू का आगाज़ किया। पितरस खामोश रहे। मिर्ज़ा साहब से दरख्वास्त की गई कि कुछ फरमाएं। मिर्ज़ा साहब बहस व मुबाहसे को नापसंद करते थे, इसलिए बड़ी मोहतात राय देते थे। अंदाज़ा कुछ ऐसा होता, ये बात नहीं, मगर ऐसा भी हो सकता है। पितरस को शौकी सूझी। फैज़ को इशारा किया। मिर्ज़ा साहब से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं थे फैज़ साहब, तो बात काट कर फ़ौरन शुरू हो गए। किसी की बात को रोकना, बात काटना, ये तो आपको मालूम होगा कि रूमी तहज़ीब यूनानी तहज़ीब के बाद उभरी। इतना तो इनका कहना कि मिर्ज़ा साहब को जलाल आ गया, यानी गुस्से में आ गए। जी हाँ, मैं ये जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि पुरानी तहज़ीबों की तारीख़ का एक दरिया था कि उमड़ा चला आ रहा था। इस दिन मुझे भी अंदाज़ा हुआ कि मिर्ज़ा साहब के सीने में इल्म की कितनी दौलत भरी पड़ी है। फैज़ पशमानी से बार बार मिर्ज़ा साहब की तरफ देखते, यानी शर्मिंदगी से। पितरस दिल ही दिल में हंस रहे थे कि देखा, इसे कहते हैं इल्म का समंदर। हम सब दम बखुद साख्त बैठे मिर्ज़ा साहब को आंखें फाड़े देख रहे थे। पितरस ने मिर्ज़ा साहब के जलाल को ख़त्म करने के लिए फ़ौरन चाय का सामान रखवाना शुरू कर दिया और खुदा खुदा करके मिर्ज़ा साहब का जलाल रफा हुआ, यानी दूर हुआ। मिर्ज़ा साहब घंटों मुताला करते थे। उनके कुतुब खाने में हर इल्म की किताब मौजूद थी। मुलाजमत दर्स व तदरीस ही की थी, इसलिए नई से नई किताब पढ़ते रहते थे। फरमाते थे, अगर मैं इतना मुताला ना करूं तो इन अंग्रेज़ प्रोफेसरों के आगे कैसे ठहर सकता हूं। पेंशन लेने के बाद इनका वाहिद मशगला मुताला कुतुब ही रहा। उनका ये मशगला अब तक जारी था कि पेंशन का बड़ा हिस्सा किताबें खरीदने में सर्व कर देते थे। मिर्ज़ा साहब की ज़िंदगी बड़ी सीधी सादी थी, क्रोफर या ठाट बाट से कभी नहीं रहे। घर की सवारी हमने इनके पास कभी नहीं देखी। मैदे के मरीज़ थे, पैदल ज़्यादा चलते थे। सुबह टहलने ज़रूर जाते, यानी सुबह की सैर ज़रूर करते थे। रात को जल्दी सो जाते। खेल तमाशे, सिनेमा, थिएटर कुछ नहीं देखते। खुदा के फजल से घर का आराम इन्हें मैसर था। इनकी बेगम भी अदमी ज़ौक़ रखती थी। वो एक नॉवल इनके बिशाया हो चुके थे। औलाद सादतमंद थी। बीवी सलीका शार। पेंशन इतनी के बुढ़ापे में किसी की मुताजी नहीं। खाना पीना सादा, रहन सहन सादा। फिर एहतजाज हो तो किस बात का कि कल्ब मुतमन्ना की दौलत से माला माल, यानी दिल का इत्मीनान उन्हें हासिल था। रेडियो पाकिस्तान से 12 साल पहले एक प्रोग्राम दानिशकदा शुरू किया गया, जिसमें 4 दानिश्वर बुलाए जाते थे। ये क्वेश्चन भी बेटे आगे चल के आएगा, याद रखिएगा। 4 दानिश्वर बुलाए जाते थे और सुनने वालों के सवालों के जवाब फिल बदी दिया करते थे। मैं
महर सवालात की खिदमत अंजाम देता था। मैंने सोचा मिर्ज़ा साहब अगर इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाना मंजूर कर लें तो इस प्रोग्राम को 4 चांद लग जाए, यानी इसकी इज़्ज़त में इजाफा हो जाए। चनाचा मैं मिर्ज़ा साहब की खिदमत में हाजिर हुआ। अर्ज़ मदा सुनकर मुतबस्सम हुए, यानी मुस्कुराए और फरमाया, आदमी शोहरत के लिए काम करता है या दौलत के लिए? मुझे ना इसकी ज़रूरत है ना उसकी। बच्चों ये लाइन भी अंडरलाइन कर लें, ये भी क्वेश्चन का आंसर है आपका। मैंने कुदरी कर बहुत कोशिश कर ली मिर्ज़ा साहब टस से मस ना हुए। मिर्ज़ा साहब बहुत कायदे करीने के आदमी थे, जो कह देते उससे ना फिरते थे। क़याम पाकिस्तान से पहले जब मुस्लिम लीग ने जोर पकड़ा तो मिर्ज़ा साहब ने सियासत में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। मुस्लिम लीग के सदर मुंतखब हुए। मुस्लिम लीग काउंसिल के मेंबर भी चुने गए। कराची यूनिवर्सिटी कायम हुई तो इसके मशीर मुकर्रर हुए, और जब पाकिस्तानी अदबियों का गिल्ड 1959 में बनाया गया तो मिर्ज़ा साहब ही ने इसके पहले इजलास की सदारत फरमाई। मिर्ज़ा साहब बज़ाहिर अलील नहीं मालूम होते थे, यानी बीमार नहीं लगते थे। ये आगे मिर्ज़ा साहब का डील डोल के बारे में बताया गया है, यानी उनका हुलिया बयान किया गया। बच्चों इसको भी अंडरलाइन कर लें, ये भी आपके क्वेश्चन का आंसर। आगे चल के जब मैं मशक़ी सवालात बताऊंगी तो ये इसमें आएगा। अखेड़ा डील, उजला रंग, कुशादा पेशानी, घनी भवों के साय में बड़ी बड़ी रोशन आँखें, रुखसारों की हड्डी उभरी हुई, कतरवा मूछें यानी कटी हुई मूछें। हंसते तो सामने के 2-4 दांत टूटे हुए नजर आते मगर बुरे ना लगते। दाढ़ी मुंडी हुई, धान पान से आदमी थे। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। जब मैं आपको बताऊंगी तो ये आपने याद रखना है। 30 में जब मैंने इन्हें पहली दफ़ा देखा था तो इनकी उम्र 44-45 साल की थी। 62 में जब वो 76 साल के थे तब भी वो वैसे ही थे। इन्हें ज़माने का शिकवा या सेहत की शिकायत करते कभी नहीं देखा। हंस हंस कर बातें करते रहते थे। सुना है कि दिल्ली के जिन 2-4 नौजवानों ने सबसे पहले सूट पहनना शुरू किया उनमें सबसे नफीस सूट मिर्ज़ा साहब ही का होता था। मगर मैंने पिछले 32 सालों में इन्हें हमेशा शेरवानी ही पहनने देखा। अंग्रेज़ी इनका ओढ़ना बिछोना, मगर रोब गांठने के लिए कभी रोब झाड़ने के लिए अंग्रेज़ी में बात नहीं करते थे, बल्कि इनकी गुफ्तगू में अंग्रेज़ी के अल्फाज बिल्कुल नहीं आने पाते थे। 40 की उम्र के बाद ही इनके दोनों हाथों में रशा आ गया, यानी रशा कहते हैं कांपने की बीमारी को। रशा जो है हाथों में रशा आना, कपकपी या लर्जा तारी हो जाना को कहते हैं। इसलिए लिखने में इन्हें जहमत होती यानी मुश्किल होती थी। खुश अखलाक और खुश मिजाज आदमी थे, मगर ज़्यादा दोस्त बनाने के कायल नहीं थे। आप भले अपना घर भला। मौत बर हक है, मरना सबको है, मगर मरने मरने में फ़र्क होता है। मिर्ज़ा साहब ने खासी उम्र पाई, मगर इनकी वफ़ात का सदमा इसलिए ज़्यादा है कि ऐसे काबिल, ऐसे शरीफ और ऐसे वज़ादार लोग ज़माना अब पैदा नहीं करेगा। अफसोस कि प्रोफेसर मिर्ज़ा मोहम्मद सईद अब वहाँ हैं जहाँ हमारी नेक आरज़ुएँ रहती हैं। ऐसे जामे अलूम हस्ती से महरूम होने का हमें जितना भी गम हो कम है। जामे अलूम हस्ती यानी जिसे बहुत ज़्यादा इल्म हासिल हो, बहुत ज़्यादा अलूम के बारे में जानता हो। आगे है, अब कहाँ लोग इस तबीयत के। गंजीना गौहर से ये खाका लिया गया है मिर्ज़ा मोहम्मद सईद का, और इसके मुसन्निफ़ हैं मिर्ज़ा शाहिद अहमद देलवी। मशकी सवाल कर लेते हैं। अच्छा बच्चों, अब आप 10th क्लास में हो गए हैं, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल हो जाइए, जिम्मेदारी से ध्यान से सुनिए। पूरी रीडिंग हमने पढ़ा है पूरा चैप्टर को, और इसी के अंदर ही इसके आंसर हैं। मैं बोलती जाती हूँ, आप भी सुनते जाइए, और अगर आप लिखना चाहते हैं तो अपनी बुक पे ही लिखते चले जाइए। आपने इसको याद करना है, और जब तक आपके रेगुलर क्लासेस नहीं शुरू हो जाती, यानी आप स्कूल आना शुरू नहीं होते, तो मैंने ये लिखा हुआ देखना है आपके पास। 10th क्लास ने इन क्वेश्चंस के आंसर को लिख के लाना है। मैं आपको कोई भी नोट सेंड नहीं करूँगी, आपने अपनी बुक से ही ढूंढ के इन आंसर्स को लिखना है, ठीक है। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद किस लिए लिखते थे? मिर्ज़ा मोहम्मद सईद अपनी ज़ाती तस्कीन के लिए लिखते थे। काम इसलिए करते थे कि इन्हें काम करना पसंद है।
मिर्ज़ा मोहम्मद सईद अपने ज़ाती या दिली तस्कीन के लिए लिखते थे। काम इसलिए करते थे कि इन्हें काम करना पसंद था। लाहौर के पब्लिशरों के साथ मिर्ज़ा का रवैया कैसा था? लाहौर के पब्लिशरों के साथ मिर्ज़ा का रवैया बहुत सख्त था। मिर्ज़ा साहब इन्हें पसंद नहीं करते थे। मिर्ज़ा साहब की मारकतुल आरा किताब का नाम और मर्तबा बताना है आपने। मिर्ज़ा साहब की मारकतुल आरा किताब का नाम मज़हब और बातनियत है। पेज नंबर लिख लीजिए बुक के आगे आप, पेज नंबर है आपका 14 और इसका सेकंड पैराग्राफ में मारकतुल आरा किताब मज़हब और बातनियत लिखा हुआ है और इसी ही पैराग्राफ के एंड में लिखा हुआ है ऐसा, ये उनकी ऐसी उम्दा किताब, मिर्ज़ा साहब का ये ऐसा कारनामा है कि अगर उर्दू अदब की 100 उम्दा किताबें छांटी जाएं तो इनमें मज़हब और बातनियत को ज़रूर शरीक करना पड़ेगा। ये आपका 14 पेज नंबर 14 पर सेकंड पैराग्राफ की लास्ट लाइन में, सेकंड लास्ट लाइन में से इसका आंसर है और ये आपने खुद देखना है। ठीक है। मिर्ज़ा साहब की किन 2 शख्सियात से रिश्तेदारी थी? सर सैयद अहमद ख़ान और मुंशी ज़का-उल्लाह। मिर्ज़ा साहब ने किस कॉलेज में तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए? पेज नंबर 19 पे ही लास्ट पैराग्राफ में बताया हुआ है कि मिर्ज़ा साहब ने 2006 से 7 साल में 2 साल अलीगढ़ में पढ़ाया और इसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अंग्रेज़ी के प्रोफेसर हो गए। यानी अलीगढ़ में पढ़ाया और फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ाया उन्होंने। ये आपका पेज नंबर 14 पे आंसर है। यहाँ इस क्वेश्चन के आगे पेज नंबर 14 लिखिए और खुद से ढूंढिए इसका आंसर कहाँ है। ठीक है। मिर्ज़ा साहब का सबसे बड़ा मसला क्या है? मुताला कुतुब, बस। और पूरा आंसर ऐसे लिखा जाएगा, सबसे बड़ा कारनामा, मसला मुताला कुतुब यानी किताबें पढ़ना। मिर्ज़ा मुसन्निफ़ के प्रोग्राम दानिशकुदा में शिरकत की दरख्वास्त पर मिर्ज़ा साहब ने क्या जवाब दिया? बच्चों ये पेज नंबर 16 पर आपके आखिर के लास्ट पैराग्राफ की सेकंड लास्ट लाइन है कि आदमी शोहरत के लिए काम करता है या दौलत के लिए? मुझे ना इसकी ज़रूरत है ना उसकी। पेज नंबर है 16। इस क्वेश्चन के आगे पेज नंबर मेंशन कीजिए, लास्ट पैराग्राफ में पढ़िए, आपको पढ़ के इसका आंसर खुद ब खुद मालूम हो जाएगा कि आदमी किस लिए काम करता है, शोहरत के लिए या दौलत के लिए? मुझे ना इसकी ज़रूरत है ना उसकी। आगे है मिर्ज़ा साहब का हुलिया बयान कीजिए। पेज नंबर है आपका 17 और सेकंड पैराग्राफ में अभी मैंने आपको बताते कहा था कि मिर्ज़ा साहब का हुलिया जो है इसको अंडरलाइन कर लें, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। अखेड़ा ढील से लेकर धान पान से आदमी थे। पेज नंबर 17 पर पहला पैराग्राफ जहाँ शुरू हो रहा है आपका, उसी की पहली लाइन में अखेड़ा ढील उजरा रंग कुशादा पेशानी से लेकर धान पान से आदमी थे तक। मिर्ज़ा साहब के दोनों नावलों के नाम क्या थे? बहुत आसान है, ये पेज नंबर आपका 14 पर है कि आपके 2 नावल यास्मीन और ख्वाब हस्ती, यास्मीन और ख्वाब हस्ती, पेज नंबर 14 इस सवाल के आगे लिखिए और फर्स्ट पैराग्राफ 14 का उसकी थर्ड लाइन में दोनों नावलों के नाम लिखे हुए हैं, ख्वाब हस्ती और यास्मीन। पितरस बुखारी से मिर्ज़ा साहब के ताल्लुक़ को अपने अल्फाज में आपने बताना है। पितरस से मिर्ज़ा साहब इक्तिसाब इल्म पितरस ने मिर्ज़ा साहब से इक्तिसाब इल्म किया। पेज नंबर 15 की पहली लाइन है ये, जिसमें ताज का नाम है, ताज के नाम को छोड़ दीजिए। पितरस ने मिर्ज़ा साहब से इक्तिसाब इल्म किया। बाद में पितरस खुद अंग्रेज़ी के प्रोफेसर हो गए, मगर अपनी गैर मामूली काबिलियत और ज़हानत के बावजूद मिर्ज़ा साहब की इल्मियत के आगे अपने आप को हेज समझते थे। ये है 15 के शुरू में ही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन के आगे आप पेज नंबर 15 लिख लीजिए, आपको खुद से ही इसका आंसर मिल जाएगा। आलिम की मौत आलम की मौत होती है, इस जुमले का मफ़हूम वजाहत के साथ आपने बयान करना है। स्टूडेंट, ये जो मैं आपको बताने लगी हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आलिम फाजिल की वफ़ात एक अहद की मौत होती है, इससे पूरा अहद मुतासिर होता है। यानी जब एक आलिम फोत होता है तो
तो इसकी मौत को दुनिया की मौत करार दिया, मतलब कि वो जो उसका फ़ायदा, जितना ढेर सारा इल्म उसके पास था वो चला गया और दुनिया का उससे बहुत नुकसान हुआ। आप उसको सादा अंदाज में भी लिखिए। आलिम फाजिल की मौत एक अहद की मौत होती है, इससे पूरा अहद या ज़माना मुतासिर होता है। ये थे आपके क्वेश्चन आंसर। बुक वर्क इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको बेटा ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अब आपने इसके मायने जो मैंने आपको लिखवाए हैं और ये जो मैंने आपको बहुत एक्सरसाइज के जितने सवालात करवाए हैं बेटा, ये आपने करने हैं, याद करने हैं। जब तक क्लासेस नहीं होती आपने लिखना भी है और मैंने आपकी कॉपीज़ चेक करनी है आपकी, ताकि आप मसरूफ़ रहें और आप इतने तैयार हो के आना बेटे कि जब हम मिलें तो ये आपको याद हो, ना आपको कोई मसला हो और हम मज़ीद अपने सिलेबस को आगे लेके बढ़े। ये ना हो कि हम बार बार आपको पीछे दोहराई कराते रहें। ठीक है, आपने याद करना है, अपना वक्त ज़ाया नहीं करना और खेलें भी, इंजॉय भी करें, लेकिन अपनी पढ़ाई पर भी तवज्जो दें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।